गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगम। बच्चों, हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल फिजिक्स की बुक का यूनिट फर्स्ट में इसकी पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 2 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन, एक काइनेटिक मॉडल ऑफ सॉलिड। आज हम करेंगे काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस, कि काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस क्या है। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है ये अनुगति सिद्धांत के अनुसार है। ये कि अनुगति सिद्धांत क्या है वो भी इसमें देखेंगे। तो बच्चों, अनुगति सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि गैस के अनेक अत्यंत सूक्ष्म तथा पूर्ण प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बनी होती है। जो गैस होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? हम अणु कहते हैं। अणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्म कण होता है और ये गैस इन्हीं कणों से मिलकर बनी हुई होती है और ये परफेक्ट इलास्टिक होते हैं। अब तो इसके मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है, देखो। एक शुद्ध गैस के सभी अणु क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। यानी कि शुद्ध जो गैस होती है उसके प्योर गैस के सभी अणु होते हैं, क्योंकि गैस में काफ़ी अणु होते हैं, लेकिन इन सभी का आकार क्या होता है? एक समान होता है। ये अणु होते हैं जो सभी दिशाओं में गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और इनकी गति क्या होती है? सरल, रेखीय और निरंतर होती है। गति करते हुए ये अणु हैं जो दीवार से आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, जिससे इनका वेग और दिशा परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि ये अणु कहीं भी ऐसे गति करते हैं तो ये किसी भी दीवार से टकराते हैं तो इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और वेग भी इनका परिवर्तित होता है। परंतु एक निश्चित ताप पर ये समस्त अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 12mv²। तो एक निश्चित ताप पर इनकी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। जब भी कोई अणु दीवार से टकराता है तो संवेग में क्या होता है? उसका संवेग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? वह बल के बराबर होती है। यानी कि अगर संवेग में परिवर्तन होता है तो अर्थात उस पर क्या लगता है? बल लगता है। तो जैसे ही कोई अणु किसी दीवार से टकराता है तो इसके संवेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। dp/dt संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल। यानी कि उस दीवार पर क्या लगता है? बल लगता है। और दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो ये बल होता है उसी को क्या बोलते हैं? गैस का दाब कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो यानी कि इस दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब होता है इसी को क्या लगने वाला बल होता है इसी को क्या कहते हैं? गैस का दाब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आदर्श गैस के दाब की गणना, कि आदर्श गैस का ये जो दाब होता है इसके लिए क्या क्या अभिधारणाएं कल्पनाएं की गई हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कि गैस के ये जो सभी अणु होते हैं ये क्या होते हैं? दृढ़ यानी रिजिड होते हैं, चिकने होते हैं, पूर्ण गोलाकार होते हैं और इसलिए इनका घूर्णन क्या होता है? यानी कि इनका रोटेशन क्या होता है? उपेक्षण, यानी कि उसको नगण्य माना जाता है। यानी कि अणु जो होते हैं सारे भी अणु किसी भी गैस के रिजिड, चिकने और पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसलिए गैस के जो अणु हैं इनका आकार बहुत अत्यंत छोटा होता है। इसलिए इन गैस के अणुओं का आकार आयतन को गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। जैसे ये गैस है, ये कोई बर्तन है, ये इसमें एक गैस है, तो इस गैस के पूरा के सापेक्ष इस एक अणु का जो आयतन है उसको क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है वो भी लगभग क्या माना जाता है? नगण्य होता है। इसलिए वे स्थिर वेग से सरल रेखा में गति करते हैं। परंतु जब दो अणु आपस में क्या होते हैं? पास आते हैं तो इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है, जिससे इनके वेग की दिशा और परिमाण क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये अगर सरल रेखा में गति कर रहे हैं लेकिन जैसे ही ये आपस में पास आए, प्रतिकर्षण लगा, तो ये अपनी दिशा क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। इसलिए इनका वेग और दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है।
दो टुकड़ों के बीच अणु द्वारा जो चली गई जो औसत दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, अणु का औसत मुक्त पथ। जैसे ये एक अणु है, ये इस प्रकार से यहाँ टकराया, फिर दूसरी दिशा में गया, टकराया, फिर दूसरी दिशा में गया, इस प्रकार से अणु जिगजैग गति करता है। तो जो एक अणु जो दो टुकड़ों के बीच ये चली गई दूरी होती है, ये इसकी एक फ्री पथ होती है, और इन सभी फ्री पथों का जो औसत होता है वो उसका क्या कहलाता है, औसत मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहलाता है। क्योंकि इन दो टुकड़ों के बीच जो टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, और हम जानते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग परिवर्तन तो लागू होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी में संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ में, तो इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती है। और क्योंकि टक्कर बहुत समय इसमें बहुत कम लगता है टक्करों में, तो इस टक्कर में जो लगने वाला समय है उसको क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। अब हम ये जो गैस के दाब है इसकी हम क्या करेंगे, गणना करेंगे आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए इसके दाब का क्या व्यंजक क्या होगा, दाब का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, मान लिया एक आदर्श गैस इस एक घनाकार बर्तन में भरी हुई है जिसकी भुजा क्या है, एल है, ये एल भुजा है, तथा इसमें जिसकी ये जो दीवारें हैं वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं। मान लिया कि गैस के जो प्रत्येक अणु हैं उनका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल है, और इस में कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या क्या है, स्मॉल n है, और ये सभी दिशाओं में गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो हमने मान के चल लिया कि हम मान कर चल रहे हैं कि इस गैस के किसी एक अणु के लिए लेकर चल रहे हैं कि ये एक अणु है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और ये इसका वेग क्या है, c1 है, c1 इसका क्या है, वेग है। तो x दिशा में इसका वेग u1, y दिशा में इसका वेग v1, और z दिशा में इसका वेग का घटक क्या है, w1 है। तो अब हम लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए अब हम सिर्फ x दिशा में बात करके चलते हैं कि माना कि ये जो अणु है ये u1 वेग से, ये अणु u1 वेग से x दिशा में चलता हुआ दीवार A से, ये दीवार A है, इससे टकराता है, फिर वापस से ये इसी दिशा में वापस लौट आता है। तो टक्कर में जो संवेग परिवर्तन क्यों, क्योंकि दीवार से टकराएगा तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो कहते हैं संवेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, क्योंकि संवेग हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ पर द्रव्यमान m और वेग क्या है, u1। तो वो ये टकराया वापस से विपरीत दिशा में लौट आएगा, यानी कि माइनस का mu1। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, mu1 माइनस ऑफ माइनस mu1, तो ये हो जाएगा 2mu1। तो यानी कि इस कण के कारण जो संवेग में परिवर्तन होगा क्या होगा, 2mu1, और इस कण द्वारा तय की गई दूरी L, फिर वापस टकरा कर वापस आया L, तो यानी L प्लस L इक्वल टू 2L। तो तय की गई कुल दूरी क्या होगी, L प्लस L इक्वल टू 2L, और अणु का वेग कितना है, u1। तो यानी टक्कर में जो लगा समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है 2L और चाल क्या है u1, तो कितना होगा 2L अपॉन u1। तो एक सेकेंड में लगा हुआ समय क्या हो जाएगा, u1 अपॉन 2L। तो हम देखेंगे एक सेकंड में प्रत्येक अणु की टक्करों के कारण संवेग परिवर्तन क्या होगा, क्योंकि टक्कर में संवेग परिवर्तन क्या है, 2mu1। तो एक सेकंड में संवेग परिवर्तन क्या होगा, u1 अपॉन 2L से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा mu1 स्क्वायर अपॉन L। यानी एक सेकंड में टक्कर में टक्कर के कारण संवेग परिवर्तन क्या होगा, mu1 स्क्वायर अपॉन L। तो ये तो है सिर्फ हम एक ही अणु के लिए लेकर चले थे। अतः हम n अणुओं के लिए प्रति सेकंड कुल संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, एक अणु के लिए mu1 स्क्वायर अपॉन L, दूसरे के लिए mu2 स्क्वायर अपॉन L, तीसरे के लिए mu3 स्क्वायर अपॉन L, और nवें अणु के लिए mu1 स्क्वायर अपॉन L, इन सब का योग हो जाएगा। तो यहाँ से m अपॉन L क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, समेशन ऑफ इसका अर्थ है इनका योग, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टू un स्क्वायर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, u स्क्वायर।
हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के बराबर होती है। तो यानी कि ये भी क्या है, संवेग प्रति सेकंड कुल संवेग परिवर्तन यानी संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि ये भी क्या है, बल। तो यानी कि बल बराबर क्या हो जाएगा, m/l समेशन ऑफ u स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दाब ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या है, एल इंटू एल, लंबाई इंटू चौड़ाई से एल स्क्वायर। तो इसलिए इस पर लगने वाला जो दाब होगा, इस दीवार पर लगने वाला दाब, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा m/l समेशन ऑफ u स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मान एल स्क्वायर। तो हो जाएगा m/l क्यूब समेशन ऑफ u स्क्वायर। एल क्यूब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, आयतन, घन का आयतन हो जाएगा। तो यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/v समेशन ऑफ u स्क्वायर। ये तो है सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन में लेके चले हैं कि एक्स डायरेक्शन में जब कण गति करता है, अगर वही कण वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में भी गति करे तो हमारे पास जो दाब प्राप्त होगा वो क्या होगा, वाई दिशा में पी वाई इज इक्वल टू m/v समेशन ऑफ v स्क्वायर, पी जेड दिशा में m/v समेशन ऑफ w स्क्वायर। अब चूंकि घन का जो ये आकार है वो बहुत छोटा है, घन का आकार क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए इसके सभी दिशाओं में जो दीवारों पर जो दाब लगा हो वो क्या माना जाता है, बराबर। यानी कि एक्स दिशा में दाब पी एक्स, वाई दिशा में दाब पी वाई, और जेड दिशा में जो दाब लगा है पी जेड, ये क्या है, आपस में बराबर है। यानी दीवारों पर लगने वाला जो दाब है वो क्या है, आपस में बराबर है। यानी पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड, और हमने इसको मान लिया किसके बराबर है, पी के। तो हम समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को ऐड करेंगे, तो यानी पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो m/v समेशन ऑफ u स्क्वायर, m/v समेशन ऑफ v स्क्वायर प्लस m/v समेशन ऑफ w स्क्वायर। तो m/v कॉमन आ जाएगा, समेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। पी एक्स की जगह p प्लस पी वाई की जगह p प्लस पी जेड की जगह v, क्यों, क्योंकि हमने इनको तीनों का आपस में बराबर माना है। तो हो जाएगा 3p इज इक्वल टू हो जाएगा m/v समेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो यहाँ से p का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/3 m/v समेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास दाब का मान आया। अब हम परिणामी वेग क्या होता है, हम अगर किसी का परिणामी वेग निकाले, क्यों, क्योंकि हमने मान के चले थे कि c1 वेग है और उसके घटक क्या है, u1 v1 और w1 है। तो परिणामी वेग के लिए c1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। इसी प्रकार से इसलिए c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। यानी कि इसकी जगह हम क्या रख देंगे, c स्क्वायर। तो हमारे पास p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 m/v समेशन ऑफ c स्क्वायर। अब यदि समस्त अणुओं के लिए, क्योंकि ये तो हम सिर्फ एक अणु को लेकर चल रहे थे, एक अणु के लिए जो दाब है वो निकला है, लेकिन हम यहाँ पर कितने अणु हैं, n अणु हैं। तो यदि समस्त अणुओं के लिए जो वेग होगा वो इनके वर्गों का क्या हो जाएगा, औसत मान, जिसको क्या बोलेंगे, c बार स्क्वायर। तो उसका मान क्या होगा, c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर, और अणु किसमें कितने, इसमें n, तो अपॉन n। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ सी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ से समेशन ऑफ सी स्क्वायर का मान निकलेगा एन सी बार स्क्वायर। तो ये मान जो है हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एन अणुओं के लिए क्या दाब का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एन अणुओं के लिए जो दाब होगा वो हो जाएगा P इक्वल टू 1/3 mn/v सी बार स्क्वायर। अब जानते हैं हम घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एन अणुओं का द्रव्यमान mn अपॉन आयतन v। तो mn/v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, रो। तो हमारे पास जो दाब आएगा गया इसका वो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 1/3 रो सी बार स्क्वायर। 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 1/2 रो सी बार स्क्वायर। और ये 1/2 रो सी बार स्क्वायर क्या होता है, ये गैस का प्रति एकांक आयतन है। क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। यहाँ पर n अणु है तो ये हम मान सकते हैं mn v स्क्वायर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, प्रति एकांक आयतन यानी अपॉन v। तो mn/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। यानी प्रति एकांक आयतन पर जो गतिज ऊर्जा क्या होगी वो होगी हाफ रो सी बार स्क्वायर। तो ये प्रति एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा है, इसलिए यानी कि गैस का जो दाब है वो क्या होगा, P इज इक्वल टू
2/3 E। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी गैस का दाब उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। तो ये आदर्श गैस के लिए हमने दाब का व्यंजक ज्ञात कर लिया और उसका मान होता है P = 2/3E। ये क्वेश्चन कई बार आता है। सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए जो दाब है वो गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।